एवरीवन, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन और द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू ऑल, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, पढ़ने के लिए भी पढ़ाने के लिए भी सबसे पसंदीदा टॉपिक है ये मेरा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस नाम के सब्जेक्ट में। ठीक है, और यदि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आपको इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे डायनामिक्स को समझने में बड़ी हेल्प होगी, बड़ा इजी पड़ेगा। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा शानदार टॉपिक है। यदि आप इंटरेस्ट लेकर इसको समझने की कोशिश करने लगोगे ना, तो इतनी क्लैरिटी आ जाएगी इस पूरे सब्जेक्ट में, या पूछिए मत। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर, क्योंकि हमने काफी बात कर ली प्रीवियस लेक्चर्स में भी और सब कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर। आज हम इस टर्म को, इस फ्रेज को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो, ये हमारे तीन ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है, आप सभी जानते हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये भी हम बार बार चर्चा करते हुए आए हैं कि इन तीनों के बीच में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। एक का काम है लॉज बनाना, एक का काम है लॉज इंप्लीमेंट कराना, और तीसरे का काम है लॉज को इंटरप्रेट करना। तीनों एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है, तीनों के पावर्स अलग अलग है, लेकिन दे आर इंटरकनेक्टेड एंड द चेन और द लिंक विच इज कनेक्टेड ऑल थ्री ऑफ देम इज स्टेट। है ना, स्टेट इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है। फाइन, तो तीनों के काम अलग अलग हैं, तीनों के टास्क अलग अलग हैं, बट तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और जब जब इंटरकनेक्टेड होते हैं कोई भी दो या तीन लोग, तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तो बनती है। तो ऐसी कुछ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस पिछले 70-75 सालों में बनी, जिससे ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन। तो आइए आज हम जानते हैं वो पूरा बैकग्राउंड, वो टसल क्या थी, क्या सारे प्रॉब्लम्स थे और क्यों इस पर्टिकुलर सिद्धांत ने जन्म लिया। देखिए, ये है हमारा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडेबिलिटी की। जब हम रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तब भी हमने इस आर्टिकल का जिक्र किया होगा कि आर्टिकल 368 में वो पावर दी हुई है, पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 368 provides for the power of parliament to amend constitution। ठीक है, आर्टिकल 368 के वर्च्यू से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। क्या क्या कर सकता है अमेंडमेंट में? एडिशन, वेरिएशन या रिपील। ठीक है, कुछ ऐड कर सकता है, कुछ हटा सकता है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको चेंज कर सकता है। ये तीन चीजें होती हैं अमेंडमेंट में। और साथ ही साथ आर्टिकल 368 में ही वो पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे एक अमेंडमेंट बिल प्रोसीड होगा। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी एक हाउस में वो बिल इनिशिएट हो जाएगा, चाहे तो लोकसभा में ले आओ, चाहे तो राज्यसभा में ले आओ, और दोनों हाउसेज की टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेंबरशिप प्रेजेंट इन वोटिंग। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है 545। ठीक है, 545। तो टोटल जो हुआ 545, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी कितनी होती है, इसको आप 2 से डिवाइड करके +1 कर दो। तो 245 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मेक्स how much? 273। 273।
तो मिनिमम 273 वोट तो लोकसभा में होने ही होने चाहिए। 273 से एक भी कम हो गया तो वो बिल बन ही नहीं सकता, एक बात। प्लस इसी के साथ साथ देखिए एंड लिखा है और नहीं, एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब मान लो 510 मेंबर्स प्रेजेंट थे और वोट कर रहे थे, 510 मेंबर्स वर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो उसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो 510 की 2/3 मेजोरिटी बनेगी कितनी? 340, 340, ठीक है ना। तो 340 वोट मिनिमम चाहिए लोकसभा में, तब जाकर वो बिल पास माना जाएगा। यानी कि ये दोनों क्वालिफिकेशन एक साथ होनी चाहिए, ये दोनों मेजोरिटी एक साथ अचीव होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी मिल गई, लेकिन टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो भी वो पास नहीं माना जाएगा। और यदि टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी तो मिल गई, लेकिन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की नहीं मिल रही है, तो भी वो पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये उसका प्रोसीजर है, दोनों हाउसेज में ये पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाएगा। दिस इज हाउ वी अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझ में आया ये बात कि कितना टफ है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन में ये किसकी पावर है? ये पावर है पार्लियामेंट की, लेजिस्लेचर की ये पावर है, ठीक है। ग्रेट, कूल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाए आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में, कल ही पढ़ा था हमने, जो कह रहा है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करे या टेक अवे कर ले, है ना। और यदि बनाता है तो वो वॉइड होगा, फाइन। लेकिन इसी के बाद हमने आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 भी पढ़ा था, जो कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ, है ना, ये बात कह रहा था। तो अब यहां से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। सिंस आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 इज सेइंग कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब तो एम्प्लॉयली ये निकल रहा है ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके किसी फंडामेंटल राइट्स को एब्रेज या टेक अवे किया जा सकता है, यही निकल रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि कोई ऑर्डिनरी लॉ होगा जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, तब तो आप कोर्ट जा सकते हो 13 सब क्लॉज 2 के वर्च्यू से। बट 13 सब क्लॉज 4 कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई लॉ नहीं है, और जब वो लॉ नहीं है तो 13 सब क्लॉज 2 के वर्च्यू से चैलेंज नहीं हो सकता। तो यहां से एक टसल शुरू होता है जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है। सारा विवाद फसाद यहां से शुरू होगा। क्या क्या विवाद होगा? क्या फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन्फ्रिंज किया जा सकता है, एवरेज किया जा सकता है, टेक अवे किया जा सकता है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी चैलेंज हो सकती है जुडिशरी में, ठीक है। ये दो बड़े बुनियादी सवाल आए जिनसे लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में शुरू होता है कॉन्फ्रंटेशन। और इस कॉन्फ्रंटेशन का बैकग्राउंड लगभग उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था कब? 1950 में, और साल भर भी पूरा नहीं हो पाया और विवाद हो गया। वो विवाद था क्या? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसने शेड्यूल 9 ऐड किया, ठीक है। याद करिए आप, जब हम इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा होगा कि इनिशियली 8 शेड्यूल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नवा शेड्यूल जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1951 में, और साथ ही एक आर्टिकल जोड़ा गया 31B। इसमें क्या था? कुछ नहीं था, सिंपल सी एक बात थी। इसमें एक्सप्रेसिटली ये कहा गया था
कि लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड यदि कोई लॉ यदि लेजिस्लेचर बना रहा है लैंड एक्विजिशन से, भू अधिग्रहण से, मतलब गवर्नमेंट लैंड अक्वायर कर रही है यदि, तो ऐसे लॉ जुडिशियल स्क्रूटनी के एम्बिट में नहीं आएंगे। अब इसको हम थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। ये वो टाइम है जब राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। ग्रेट। तो गवर्नमेंट आपसे आपकी जमीन नहीं छीन सकती, है ना। यदि गवर्नमेंट आपसे आपकी जमीन छीन लेगी तो वो क्या कर रही होगी, वो आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रही होगी। फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा सियानपना बताया, सियानापन बताया, और क्या किया कि भाई देखो, यदि हम सीधे सीधे उंगली से घी निकालेंगे तो ये लोग तो कोर्ट पहुंच जाएंगे। हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक शेड्यूल बना देते हैं, उस शेड्यूल में कुछ एक्ट डाल देंगे और उन एक्ट को हम बाहर रख देते हैं जुडिशियल स्क्रूटनी से। मतलब उन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकती कोर्ट, या फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज नहीं हो सकती। या यूं और सरल भाषा में कह लो कि उन एक्ट के ऑपरेशन में गवर्नमेंट यदि कुछ काम कर रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। और क्या काम कर रही थी गवर्नमेंट, रॉबिनहुड वाला, अमीरों से छीन कर गरीबों में बांटना। भाई लोगों के पास बहुत जमीन थी, एकड़ों में, बीघों में, भाई साहब कुछ लोगों के पास तो किलोमीटर्स में। उस समय आजादी के टाइम पे 1951 के आसपास स्टेट की स्टेट होती थी लोगों की और फैमिलियों की। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम लोगों से उनकी जमीनें अक्वायर करेंगे और लोगों में बांटना शुरू करेंगे। ठीक है, किसी के पास एकड़ों और बीघों में जमीन है, किसी के पास कोई जमीन नहीं है, सो लेट्स अक्वायर द जमीन एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पीपल। ठीक है, और ये तब हो रहा है जब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो उस इश्यू से बचने के लिए इनने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आए। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आए, जो अमेंडमेंट अपने आप में ये कहता था कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल में आने वाले लॉज जो है वो जुडिशरी उनमें इंटरवेन नहीं कर सकता। और वो लॉ किससे डील कर रहे थे, वो डील कर रहे थे एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट से। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी अकल गवर्नमेंट के पास ही थी, अकल तो भाई साहब कुछ और लोगों के पास भी थी। उन्हीं में से एक सज्जन का नाम था शंकरी प्रसाद। तो ये शंकरी प्रसाद साहब 1951 में ही कोर्ट पहुंच गए। क्या कहकर, उनने सीधा सीधा इस पूरे घटनाक्रम को ही चैलेंज कर दिया। उनने चैलेंज कर दिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही, 1951 वाले फर्स्ट सीए को शंकरी प्रसाद वाले केस में चैलेंज कर दिया गया कि भाई साहब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस केस का आप नाम याद रख लो, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। क्या कहा कोर्ट ने इस केस में, इस केस में कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है तो वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3। तो ठीक है, ये बात रीइटरेट कर दी शंकरी प्रसाद के केस में। ठीक है, याद रहेगी ये बात, सिर्फ ये दो लाइनें आपको याद रखनी है। शंकरी प्रसाद के केस में कहा पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये था पहला बड़ा डेवलपमेंट। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समय बदला। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पर देश के प्रधानमंत्री थे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर
63 वॉर के बाद 64 में पंडित जी की डेथ हो जाती है। देन लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं। देन ताशकंद में शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है। और 1965 में देश को मिलती है पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है 1965 में। यूं समझ लो आते ही साथ पहला काम इंदिरा जी ने ये करा। और उनने क्या किया, 9th शेड्यूल में और कुछ एक्ट डाल दिए, ऐसे एक्ट जो जुडिशियल स्क्रूटनी के बाहर है और ऐसे एक्ट जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे और सारे एक्ट इंदिरा जी लेकर आ गई 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब इस 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। ईयर वाज सेम 1965। ठीक है, 1965 में सज्जन सिंह के केस ने 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 में जो अमेंडेबिलिटी पावर है पार्लियामेंट का, जो अमेंडमेंट का पावर है पार्लियामेंट का, वो इंक्लूड करता है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना। ठीक वही बात जो इस केस में कही थी। ठीक है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस की बात को उनने रीइटरेट कर दिया, रिपीट कर दिया। क्या कि हाँ भैया, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965, दोनों केसेस में यही कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो अमेंड कर सकता है। ठीक है, अब इसके 2 साल बाद एक और बहुत बड़ा केस आता है, जिस केस का नाम था गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस। इसकी कहानी सुन लो, छोटी सी। 2 भाई थे, हेनरी गोलखनाथ और विलियम गोलखनाथ। इन दोनों के पास खूब सारी जमीन थी पंजाब में। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, वो एक लैंड सीलिंग टाइप का एक्ट ले आई। लैंड सीलिंग में यह होता है कि कुछ जमीन आपके पास छोड़ दी जाएगी और बाकी पूरी जमीन जब्त कर ली जाएगी। जैसे मान लो आपके पास कई एकड़ जमीन है, 10,000 एकड़ जमीन थी आपके पास। गवर्नमेंट ने कहा अब एक आदमी 500 एकड़ जमीन से ज्यादा रख ही नहीं सकता, बाकी जितनी जमीन है वो गवर्नमेंट की। फाइन। और गवर्नमेंट क्या करेगी उस जमीन का, वो गवर्नमेंट की मर्जी। ठीक है, तो आपकी जमीन क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी। और आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी फंडामेंटल राइट। इस समय तक फंडामेंटल राइट थी ना प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। 78 में जाकर हटाया ना राइट टू प्रॉपर्टी। इस समय पर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो बेसिकली एक अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट क्या कर रही है, आपकी फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश कर रही है ना, या उसको कम करने की कोशिश कर रही है। यही कर रही है ना गवर्नमेंट, और उसी का तो टसल इतने टाइम से चल रहा है। पिछले एक्ट्स में भी या इस एक्ट में भी या जितने ये चले आ रहे हैं, यही तो कर रही थी गवर्नमेंट। ठीक है, क्या आपकी जमीन छीन ले रही थी आपसे। अब वो छीन कर भले गरीबों में बांट दे, पर मेरी तो जमीन चली गई ना, है ना। जैसे मान लो आपके पास 5 मोटरसाइकिल हो आपके घर में, और गवर्नमेंट आपसे 4 छीन ले, कि तुम्हारे लिए तो भाई एक ही मोटरसाइकिल काफी है, 4 छीन ले, तो आपको तो बुरा लगेगा ना यार, कि साहब हमने तो इतनी मेहनत से पैसा कमाया और वो पैसा कमा के हमने 4-5 मोटरसाइकिल खरीदी, आप कैसे हमसे छीन सकते हो। ठीक है, आप गरीबों में बांट रहे हो, खुद बांटो, खुद के पैसे से खरीदो और बांटो, हमारे पैसे से क्यों। ठीक है, सो वही इशू इनको रहा होगा। गोलखनाथ ब्रदर्स पहुंचे कोर्ट कि भैया हमारी जमीन छीनी जा रही है, ये पार्लियामेंट अमेंडमेंट से हमारी जमीन छीन रही है, और जमीन क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एवरेज एनी फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट के पास ये शक्ति नहीं है कि वो किसी की फंडामेंटल राइट छीन ले। क्यों, फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर, सबसे पवित्र है, सबसे परमानेंट है, इनको नहीं छीन सकता कोई भी, पार्लियामेंट भी नहीं। ये बोल दिया गोलखनाथ वाले केस ने। ठीक है,
शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाली बात को चेंज कर दिया। फाइन। और साथ ही साथ कहा सीएए भी एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो लॉ, एंड इफ पार्लियामेंट इज पासिंग अ लॉ or a parliament is passing a constitutional amendment act, it can also be challenged in supreme court। ठीक है, जरा औकात में रहो पार्लियामेंट वालों, हम भी हैं, ऐसा टाइप का सुप्रीम कोर्ट ने बताया होगा। बेसिकली जिसको हम ऑर्डिनरी भाषा में कहते हैं औकात बता देना, कि जरा औकात में रहो भाई। और औकात क्या है तुम्हारी? औकात है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाहर नहीं जाना। सो दिस इज हाउ उसने कह दिया। किसने कह दिया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक फंडामेंटल राइट नंबर 1 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी एक लॉ होता है। सो ठीक उल्टी बात गोलकनाथ वाले केस में कह दी। कुल मिलाकर पार्लियामेंट की पावर को थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की कोर्ट ने। ठीक है, इससे इंदिरा गांधी को बड़ा गुस्सा आया कि अरे ये जुडिशरी वाले को ज्यादा ही नहीं अड़ंगा अड़ा रहे हमारे काम में। इनका काम है बैठ के केसेस वैसे सुनना, ये हमारे काम में टांग अड़ा रहे। तो अब हम देखते हैं इनका डिसीजन हम कैसे ठीक करते हैं, या इनका डिसीजन हम कैसे बदलते हैं। तो ये खैर पूरी कहानी मैं इतने तक आपको बता चुका हूं। इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, इस पर्टिकुलर केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस बात को रिवर्स करने के लिए वो लेकर आई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 लेकर आई इंदिरा जी, जिसने रिवर्स कर दिया गोलकनाथ केस को। गोलकनाथ केस ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते या टेक अवे नहीं कर सकते, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अ लॉ। इनने 24th अमेंडमेंट लाया, गोलकनाथ केस को रिवर्स कर दिया और कहा पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ। वही पोजीशन पे रिंस्टेट कर दिया, गोलकनाथ केस के पहले वाली पोजीशन पर वापस ले आई पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट से। ठीक है, मतलब एक तरह के द्वंद्व युद्ध जैसा चल रहा है। वो जो बात कह रहे हैं हम उसको काट रहे हैं, फिर हमने जो बात कही उसको वो काट रहे हैं। उस तरह का एक टसल जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में यहां पर आपको देखने मिल रहा होगा। ठीक है, या फिर यूं कह ले सीधी सीधी एक तरह की जंग छिड़ गई, इंदिरा गांधी वर्सेस दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा ही लग रहा है ना आपको? लिख मत देना हालांकि ये आंसर में कि इंदिरा गांधी और उनके बीच में जंग चल रही थी। नो, इट वाज नॉट अ जंग, इट वाज जस्ट अ टसल और कन्फ्रंटेशन। साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी 25th अमेंडमेंट लेकर आ गई 1971 में, जिसने एक आर्टिकल 31C ऐड किया। 31C ये पूरा 31, 32, 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के पोर्शन में होता है। तो यदि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होती कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, तो ये सब ऐड ही नहीं कर पाते। यहां पर उनने इसको रिवर्स करा गोलकनाथ वाले केस को, और यहाँ एक और चीज ऐड कर दी और कहा कि यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में दिए हुए हैं उनको इफेक्ट में लाने के लिए किसी इंडिविजुअल का राइट आर्टिकल 14 या 19 वायलेट हो रहा है तो वो वॉइड नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझो, डीपीएसपी जो ये एक टर्म है, ये कुछ डायरेक्टिव्स है, ये कुछ गाइडलाइंस है स्टेट के लिए जो दी हुई है, गवर्नमेंट के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। ठीक है, कि भाई स्टेट फंक्शन करते हुए इन इन चीजों का ध्यान रखेगा, ये चीजें ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो तो इंदिरा गांधी जी का कहना था कि यदि डीपीएसपी को हम इफेक्ट में लाने के लिए किसी की फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर जाए तो वो इनवैलिड नहीं होना चाहिए, या और स्पेसिफिक या सरल भाषा में आप कह लो तो उनका मानना था सोसाइटी की राइट्स को इंश्योर करने के लिए, नेशन एज अ होल की राइट्स को इंश्योर करने के लिए किसी इंडिविजुअल की राइट यदि वायलेट हो जाए तो चलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझें कि आपका घर है कहीं पर, ठीक है, खूब पैसा देकर बिल्कुल लीगली आपने बनवाया था वो घर, लेकिन अब जहां पर आपका घर है वहां से
नेशनल हाईवे निकलना है और आपका घर तोड़ दिया जाए, आपकी तो फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है ना इंडिविजुअली, लेकिन वो सोसाइटी की राइट है ना। क्यों? क्योंकि हाईवे बनेगा तो वो किसको काम में आएगा? सोसाइटी एट लार्ज को। तो इंदिरा गांधी का कहना था कि यदि हाईवे तो बहुत सारे लोगों के फायदे के लिए बन रहा है, उसको बनाने में हमें किसी एक इंडिविजुअल का घर तोड़ना भी पड़ जाए तो सुप्रीम कोर्ट वो नहीं जा सकता, वरना फंडामेंटल राइट के वर्च्यू से एक आदमी का भी राइट यदि वॉयलेट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, ये था 25th अमेंडमेंट। ठीक है, जिसने कहा कि डीपीएसपी को इफेक्ट में लाने के लिए यदि कुछ कर रही है गवर्नमेंट, कोई पॉलिसी बना रही है, तो वो यदि 14 और 19 के आर्टिकल को वॉयलेट भी कर रही है तो चलेगा, उसको आप वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगेन सुप्रीम कोर्ट से सीधी टकराहट शुरू हो गई। ठीक है, ये सब चल रहा था 71 में, और इन दोनों अमेंडमेंट्स को चैलेंज करने वाला केस था जिसको हम कहते हैं केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस। ठीक है, केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही केशवनंदा भारती जी की डेथ हुई है, तो करंट अफेयर का भी अब ये टॉपिक बन जाता है ना, सिंस उनकी डेथ हुई है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के डायनामिक्स को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया गया। बहुत सा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसका इंटरप्रिटेशन समय समय पर कोर्ट करती है। ठीक है, कोर्ट आपको टाइम टू टाइम बताएगी कि कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। ठीक है, सो इन अ नटशेल दिस वाज योर केशवनंदा भारती केस एंड दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्या ये डॉक्ट्रिन आपको समझ में आ गई सभी को? ये बहुत जरूरी है प्रीलिम मेंस इंटरव्यू और आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद भी। ठीक है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है इसको आप पहले एक इजी एग्जांपल से यूं समझें। आपका एक घर है, घर की एक डिजाइन होगी, एक स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, उसमें दीवारें होंगी, उसमें छत होगी, उसमें सीमेंट होगी, रेत होगी, ईंट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आप चाहे तो ईंट हटाकर पत्थर लगा सकते हो, राइट? आप उसका इंटीरियर चेंज कर सकते हो, राइट? आप उसका एक्सटीरियर चेंज कर सकते हो, राइट? आप उस पे आज पीला रंग पुता था, कल नीला रंग पुतवा दो, कोई बात नहीं। आज डिस्टेम्पर पुता था, कल इमल्शन पुतवा दो, कोई बात नहीं, चलेगा। इंटीरियर चेंज करा दो, पहले वुडन फ्लोरिंग थी, अब आप मार्बल फ्लोरिंग करा दो, करा सकते हो, ये सब अलाउड है। दिस इज व्हाट वी कॉल अमेंडमेंट, एडिशन, ऑल्टरेशन और रिपीलिंग कर सकते हो आप। बट आप क्या चेंज नहीं कर सकते हो अपने घर में? द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि नीचे जो जमीन में खोद कर जो नींव भरी जाती है, जो बुनियाद जिस पर घर पूरा टिका होता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। करेक्ट? अच्छा, घर को या मकान को, रेसिडेंशियल यदि मकान है तो आप उसको दुकान नहीं बना सकते हो ना, या तबेला बना दो भैंसों वाला, अरे रह तो भाई उसमें भी सकते हैं, बट आप नहीं करोगे ना चेंज, क्योंकि कुछ तो बेसिक रिक्वायरमेंट एक घर की होंगी। कुछ ऐसी घर नहीं, मैं मकान कहता हूँ, घर में आप कहोगे सर बेसिक रिक्वायरमेंट इमोशनल अटैचमेंट की, मैं मकान की बात करूं, एक बिल्डिंग की बात करूं जिसमें आप रहते हो, इट कैन बी अ रेंटेड फ्लैट एज वेल। कुछ तो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी ना एक बिल्डिंग की जिसको आप कहोगे कि ये रेसिडेंशियल है। वो बेसिक चीजें आप नहीं बदल सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात आप ध्यान रखो। और ये बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा कोर्ट टाइम टू टाइम, ये बात याद रखो। दो बात है इसमें, होता क्या क्या है या कम से कम क्या क्या चीजें इंक्लूसिव है, ये जस्ट हम अभी आगे देखने वाले हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन किस तरह का चेंज नहीं करोगे? मान लीजिए पार्लियामेंट एक रोज उठे, सोकर उठे सारे पार्लियामेंटेरियंस, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम पर फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर ही अलग कर देंगे, खत्म बात, चैप्टर ही खत्म, पार्ट 3 ही खत्म। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? माय आंसर इज नो।
क्योंकि फंडामेंटल राइट का होना इट सेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। मीन्स हम कोई भी राइट ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं, लेकिन हटा पूरा भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट बट उसके पीछे हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या वो हटाना रीजनेबल है या नहीं है, क्या वो हटाना या जोड़ना फेयर है या नहीं है, क्या वो लोगों के वेलफेयर में है या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। बट आप पूरा चैप्टर गायब कर दो फंडामेंटल राइट वाला, तो ये तो आप नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट का होना इटसेल्फ अ बेसिक स्ट्रक्चर। या यूं कहें कि हमने जब प्रियम्बल पढ़ा था, हमने देखा था ना कि फंडामेंटल राइट को कितनी ज्यादा तवज्जो दी गई है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आप पूरी की पूरी फंडामेंटल राइट तो खत्म नहीं कर सकते। या यूं कहें कि हमने कोशिश की थी एक वेलफेयर स्टेट बनाने की, तो आप वेलफेयर ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट को हटा दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। या हमने और भी कुछ एक कॉन्सेप्ट पढ़े, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल राइट नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का तो कॉन्सेप्ट ही मर जाएगा, है ना। या मिनिमम गवर्नमेंट का कंसेप्ट, वो तो मर जाएगा ना यदि पूरी फंडामेंटल राइट्स ही खत्म कर दी। फिर क्या अंतर रह जाएगा एक डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में? नहीं बचेगी ना, कोई अंतर नहीं बचेगा। टेक्निकली वो डेमोक्रेसी ही बचेगी ही नहीं ना, वो तो फिर एक डिक्टेटरशिप हो जाएगी यदि आप कंप्लीटली खत्म कर देते हो फंडामेंटल राइट्स को। इज दैट क्लियर? व्हाट एग्जैक्टली इज बेसिक स्ट्रक्चर? तो देखिए, कोई ऐसी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एक फिक्स्ड नंबर नहीं है चीजों का कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसा हमने कहा कि समय समय पर जुडिशरी ने डिसाइड किया कि क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी, क्या क्या नहीं आएंगी, ठीक है, और अभी भी लगातार वो करती रहती है। तो यहाँ पर कुछ एक चीजें दी हुई हैं जो जुडिशरी ने पिछले कुछ समय में कई सारे केसेस के बाद डिसाइड करके एक ये लिस्ट प्रिपेयर करी कि क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। तो सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं खत्म कर सकते आप, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना कि कोई ऑर्गन या कोई पर्सन। सब इसके एम्बिट में रहकर काम करते हैं, है ना। यही तो है जो लिमिट कर रहा है ऑर्गन्स को, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इस प्रिंसिपल को आप नहीं खत्म कर सकते कि एक रोज मान लो मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं कभी गलती से, और प्रधानमंत्री भी जानते हो कैसा, 500 सीटें जीत गई मेरी पार्टी, ठीक है, 545 टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, बढ़िया। अब हमने देखा था अमेंडमेंट के लिए क्या चाहिए, एक बड़ा नंबर चाहिए होता, मेरे पास तो बहुत बड़ा नंबर है 500, आई कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो अब मैं डिसाइड करता हूं कि मैं क्या करूंगा, भाई साहब अब इलेक्शन ही नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? जब तक मैं जीवित हूं, या अगले 100 साल तक इलेक्शन नहीं होगा। मैं मर गया तो मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा। कैन आई डू दैट? यस, आई कैन डू नो दैट। सर। Absolutely, I can do that. Why? Because I am the prime minister and I am a powerful prime minister. इंडिया में प्राइम मिनिस्टर वैसे ही बहुत पावरफुल होता है, और मैं तो 500 सीटें लेकर आ रहा हूं। बट आप देखो, यहां पर डेमोक्रेसी का मतलब बचेगा क्या? भाई हमने तो चुनाव ही खत्म कर दिए, या एक बहुत लंबे टाइम के लिए बढ़ा दिया, डेमोक्रेसी बची नहीं। क्या रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट बचेगा? रिपब्लिक क्या होता है कि भाई हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो, और पीरियोडिकली इलेक्टेड हो, हर थोड़े टाइम में इलेक्टेड हो, 5 साल 6 साल जो भी एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब हो। मैंने तो एक इनफाइनाइट टाइम टाइप एक्सटेंड कर दिया, जैसा रशिया में हुआ अभी कि मिस्टर पुतिन जब तक जीवित रहेंगे वो तब तक प्रेसिडेंट बनते रहेंगे। तो क्या बचेगा डेमोक्रेसी? कैन आई डू दैट? यस, आई कैन डू दैट। कौन रोकेगा मुझे? आप कहोगे सर ऑपोजिशन। कितना सा ऑपोजिशन है? 45 लोग। और चलो वो 45 भी मैंने पैसा वैसा देके खरीद लिए। अब बताओ, अब आप कहोगे सर मीडिया, अरे मीडिया भी क्या कर लेगा, छाप भी देगा अखबार में, या चलो मीडिया को भी मैंने पैसा दे के मुंह बंद करा दिया, ठीक है। कहोगे आप सर कोर्ट रोकेगी आपको, चलो जजेस भी मेरे दोस्त हैं। अब जजेस कौन है भाई? आशुतोष बैठा है जज बन के, आयुष बैठा है जज बन के, श्रेया बैठी है जज बन के, शिखा बैठी है जज बन के सुप्रीम कोर्ट के। ये सारे मेरे दोस्त हैं या मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं,
मैं कह दूं कि भाई मेरे अगेंस्ट केस आएगा तो आप मेरे फेवर में डिसीजन देना, तो एक तरह से जुडिशरी भी नहीं रोक पा रही। तो बेसिकली मुझे कौन रोकता है? दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज restricting me in doing all this thing which I just discussed। तो मैं कुल मिलाकर ये चीज नहीं हटा सकता, मैं या कोई भी नहीं। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। समझ में आई ये बात? बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते, कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग वो क्यों ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कौन सुप्रीम है? प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, पार्लियामेंट नहीं, जुडिशरी नहीं, एग्जीक्यूटिव नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। फाइन। देन Yes, sir. सॉवर्निटी भी हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप सॉवर्निटी को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। सेक्युलरिज्म भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको खत्म करके हमारी कंट्री को एक कम्युनल कंट्री नहीं बना सकते। ठीक है। मान लो मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं कल और कहूं कि भाई साहब सेक्युलरिज्म खत्म, अब जो है मैं एक कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, अब वो कम्युनिटी जो है वो ऑफिशियल रिलीजन होगी इस देश में और बाकी कम्युनिटीज के पास कोई राइट नहीं, आई कांट डू दैट। ठीक है, आई कांट मेक अ चेंज इन दैट। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। याद रखिएगा ये चीज, सेपरेशन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो 3 ऑर्गन्स की बात हो रही है। ठीक है, 3 ऑर्गन्स के बीच में जो सेपरेशन है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट इज फेडरल नेचर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यूनियन और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको आप खत्म नहीं करोगे, कंट्री को यूनिटरी नहीं बना दोगे, है ना। ठीक है, कि मतलब सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो एब्सोल्यूट पावर अटेन कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। फेडरल नेचर इंटैक्ट रहेगा। ठीक है। देन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, देश की एकता और अखंडता को इंटैक्ट रखना है। ऐसा नहीं होगा कि कंट्री के टुकड़े टुकड़े कर दो, नो, द कंट्री का यूनिटी एंड कंट्री का इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहेगा, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आओ और इंडिया के 4 टुकड़े कर दो। नो, यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू सस्टेन दी इंटेग्रिटी। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट को भी हमने काफी अच्छे से पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट में, कहीं ना कहीं मिनिमम गवर्नमेंट की स्पिरिट में वेलफेयर स्टेट को इंश्योर करने की ही बात है, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को रखने के पीछे का विजडम भी वेलफेयर स्टेट ही है। तो आप इस चीज को नहीं बदल सकते। ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स में बेशक खूब चेंज करो, लेकिन ऐसा चेंज करो जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए हो। ठीक है, इलस्ट्रेशन के लिए मैं कहूं, यदि आप राइट टू प्रॉपर्टी हटा भी रहे हो फंडामेंटल राइट से, तो इट शैल बी फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में से आपने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया, ओके, आपने लोगों की लैंड एक्वायर कर ली, ओके, लेकिन वो लैंड एक्वायर करने के पीछे आपका पर्पस क्या है? ऐसा तो नहीं कि वो सारी लैंड प्रधानमंत्री जी खुद के लिए यूज करेंगे, नहीं, आप वो लैंड क्यों एक्वायर कर रहे हो? वो लैंड आप एक्वायर कर रहे हो लोगों के वेलफेयर के लिए, कि भाई हम ये लैंड एक्वायर करके लोगों को थोड़ी 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 सी लैंड दे देंगे, जो लैंडलेस लोग हैं उनको थोड़ी थोड़ी सी लैंड मिल जाएगी, तो उनके पास लाइवलीहुड आ जाएगा, विच विल एंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है। देन कम्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म है। तो ऐसा नहीं हो सकता इंडिया में कि एक रोज अमेंड करके कहें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म नहीं होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा, ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। देन रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत जल्दी आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप ऐसे बस अभी जान लो। इट इज नॉट द पर्सन हु विल रूल, ठीक है, इट विल द लॉ विच विल रूल। इंडिया एज अ स्टेट किसी पर्सन के द्वारा गवर्न नहीं होता है, इंडिया एज अ स्टेट गवर्न होता है लॉज के द्वारा। ठीक है।
आप फिर से वो एग्जाम्पल याद करो जो बिल्कुल शुरू में मैंने कहा था, और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको दिया था बाहुबली मूवी का, मेरा वचन ही मेरा शासन, शिवगामी देवी का स्टेटमेंट, जो राजा ने कह दिया दैट इज लॉ। ऐसा होता था पहले के समय में, सो दैट वाज नॉट रूल ऑफ लॉ बट दैट वाज रूल ऑफ अ पर्सन। या फिर डिक्टेटरशिप में आप कहें तो दैट इज नॉट रूल ऑफ लॉ, दैट इज रूल ऑफ अ पर्सन। डिक्टेटर जो डिसाइड कर रहा है उस तरह से स्टेट चल रहा है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, लॉ जैसा डिसाइड करेगा वैसे वो पर्सन चलेगा और वैसे वो गवर्न करेगा। ठीक है, इन अ नटशेल अभी रूल ऑफ लॉ इतना ही आप जान लो। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं हटा सकते हो। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटेम्प्ट, वही इंदिरा जी का एग्जाम्पल जो आपने लिया, वो करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का जो सिद्धांत है वो आप नहीं बदल सकते हो। कहीं ना कहीं आप याद करो ये लैकिंग था कब, ब्रिटिशर्स के एरा में। इसीलिए हमने बहुत ज्यादा इस पर फोकस किया था कि भैया ये तो होना ही होना चाहिए। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो इम्पार्शियल होकर, विदाउट एनी फियर और फेवर, और इंडिपेंडेंट होकर, इंडिपेंडेंट मतलब एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से फ्री होकर काम करेगी। ठीक है, जुडिशरी को कंट्रोल कोई नहीं करेगा। मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति जुडिशरी के काम में टांग अड़ाने लगे तो वो क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी? आंसर इज नो। बट क्या वो कर सकते हैं? यदि कर पाते तो क्या प्रीवियसली या अभी भी करंटली या आने वाले दिनों में ये इतने पावरफुल लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे क्या उनके काम में? तो करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी आप खत्म नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज हार्मनी बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक अलग टॉपिक है जो आगे हमें पढ़ना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसी गाइडलाइंस हैं, ऐसे डायरेक्टिव्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है गवर्नमेंट को, कि आप जब पॉलिसीज बनाओगे तो किन बातों का ध्यान रखोगे। ठीक है, उनको कहते हैं डीपीएसपी। और फंडामेंटल राइट्स तो हम अच्छे से डिस्कस करते ही आ रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में एक बैलेंस बनाना है, एक हार्मनी बनानी है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक साथ चलते हैं। यूं कह लो कि स्टेट यदि एक साइकिल है ना, तो उसका एक चक्का है एफआर और एक चक्का है डीपीएसपी। ये दोनों अलग अलग नहीं है, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, इनको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, तब ही स्टेट चल पाएगा, स्टेट की साइकिल चल पाएगी। यदि हार्मनी रहेगी तो ये हार्मनी जो है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो। ऐसा ना हो ना कि इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन फेयर नहीं है। आपको वोटिंग का राइट तो है, लेकिन आप जब वोट देने जाओ तो एक आदमी आपके सर पे कट्टा रख के कहे कि एक काम करो, वरुण प्रधान के लिए वोट दो। क्या वो फ्री इलेक्शन है? नहीं। क्या आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन रहे हो? सो आंसर इज नो। चुन तो रहे हो लेकिन फ्रीली नहीं चुन रहे हो। आपके सर पे एक आदमी कट्टा रखकर आपसे जबरदस्ती किसी को चूज करा रहे जिसको आप चूज करना भी नहीं चाहते थे। तो ये सब आप नहीं कर सकते। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। ठीक है, एंड लास्टली लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या है वो लिमिट? दैट लिमिट इज बेसिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। और भी चीजें ऐड हो सकती हैं, आगे जुडिशरी को लगेगा कि कुछ और चीजें इसमें ऐड होनी चाहिए, वो कर देगी।
आगे जुडिशरी को लगता है कि इसमें से कुछ चीजें और एक्सटेंड होनी चाहिए, वो कर देगी। ठीक है,